हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन दी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ फोर्थ इक्वेशन। इससे पहले मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बारे में डिस्कस किया और मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होते हैं उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया है। सो नाउ हम बात करते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन के बारे में। सो फोर्थ इक्वेशन क्या होते हैं उसको समझते हैं। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या है और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं। एक्चुअली इस फोर्थ इक्वेशन में हमको कुछ करेक्शन करना होता है और वो करेक्शन क्यों करते हैं वो सारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इज बेस्ड ऑन इज रिलेटेड टू एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर का जो सर्किट लॉ होता है उस पर बेस्ड होता है, अकॉर्डिंग टू विच द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल जो होता है दैट इज इक्वल टू द टोटल करंट एंड टोटल करंट एंड द म्यू, यानी कि म्यू टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। उस लूप में से, उस सर्किट में से टोटल करंट जो पास हो रही है और उसका म्यू टाइम्स जो होता है दैट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के इक्वल होता है। तो जनरली इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये होता क्या है। तो हम क्या जानते हैं कि जो करंट डेंसिटी जो होता है जे, दैट इज इक्वल टू द जे जो होता है वो क्या होता है आई बाई एरिया होता है ना, आई बाई ए होता है। ये क्या होता है करंट डेंसिटी होता है, जे वेक्टर होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर मैं कहूँ टोटल करंट तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। टोटल करंट के लिए मुझे अगर डेंसिटी फाइंड करना तो क्या करूंगा, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। देखो सेम समीशन ऑफ टोटल करंट मतलब इसका जे वेक्टर क्वांटिटी, इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डी एस लिख देंगे। एस मीन्स सरफेस एरिया। ओके, यहाँ पे भी हम ए नहीं लिख के एस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं एस लिख सकता हूँ। ओके, एस का मतलब हो जाएगा एरिया सरफेस कह सकते हैं, या फिर आप अगर एरिया रहने दे तो भी ठीक है। और जनरली हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आई को मैं इधर लिखूंगा तो एरिया इधर आ जाएगा। एरिया का हम स्मॉल एरिया ले रहे हैं तो हम यहाँ पे डीएस लिख देंगे। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जनरली जो हमारा बी डी एल है इसको हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं सरफेस में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, यहाँ पे आ जाएगा बी डी एल, बी वेक्टर डी एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू दी, ये हो जाएगा यहाँ पे ना म्यू इक्वल टू, यहाँ पे म्यू है बार तो चलो इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकता है। और ये आ जाएगा इसका जो टोटल समीशन हो रहा है करंट का, दैट इज द जे वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा डी एस वेक्टर एंड दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखें यहाँ पे आ रहा लाइन इंटीग्रल और यहाँ पे आ रहा सरफेस इंटीग्रल। So we can't solve this equation because of that both our operators is different. इधर line integral है, उधर surface integral है. So we have to convert into the surface integral to line, है ना, line integral. तो line integral को surface integral में convert करने के लिए स्टोक्स की कर्ल थ्योरम होती है। So हम उसका यूज करेंगे। So क्या लिखेंगे, by using the स्टोक्स कर्ल थ्योरम। जो स्टोक्स की कर्ल थ्योरम होती है उस कर्ल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टोक्स कर्ल थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करते हैं इस थ्योरम को। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आप कोई भी सरफेस, कोई भी लाइन इंटीग्रल जो है उसको क्या करते हैं, आप सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? डेल क्रॉस ए वेक्टर लिखते हैं, डेल इसका ऑपरेटर होता है और इसको आप सरफेस इंटीग्रल में बिल्कुल इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। So, जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको हम कन्वर्ट करेंगे सरफेस इंटीग्रल में। सो ये क्या बन जाएगा, डेल इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये आ जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ए जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी हम सरफेस में रखेंगे। तो सॉरी, हाँ ये तो सरफेस में ही है ना, तो ये हो जाएगा म्यू जे वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा डी एस वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा। ओके, सो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू इंटू जे, और डी एस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब डी एस मतलब क्या है, एरिया। वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको ही जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर माइनस डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जे हो जाएगा, यानी कि माइनस जीरो के इक्वल है। तो ये इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या होता है, इसको हम कैसे, इसका डिवाइड कर देता हूँ। म्यू को अगर मैं नीचे लिख देता हूँ तो ये बन जाता है डेल क्रॉस बी वेक्टर अपॉन म्यू इज इक्वल टू जे, जे दैट इज द करंट डेंसिटी। ओके, अब हम जानते हैं कि जो
एच होता है मैग्नेटाइजेशन जो होता है, उसका मतलब क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन म्यू। यानी कि जनरली हम इसको कहते हैं कि भाई बी वेक्टर जो होता है वो म्यू टाइम्स होता है मैग्नेटाइजेशन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल क्रॉस एच वेक्टर की फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। अब ये जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, आप इसको भी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं और इसको भी मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं। अब जनरली यहाँ पे क्या हमको करेक्शन करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है उसको समझते हैं। देखो, ये करंट जो होता है इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले तो। अब चेक क्या करना है कि ये जो हमारे डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये सारी हम काम किसके लिए कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताया था कि मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो किसके लिए होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए। तो ऑल आर थ्री करंट्स follow the displacement current for valid the displacement current, but these equation यानी कि these but this fourth equation is ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर कंडक्टेंस करंट या स्टडी करंट जिसको हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नहीं होता है। तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि ये स्टडी करंट के लिए है कि नहीं, या फिर ये कंडक्टिंग डिस्प्लेसमेंट करंट को वैल्यू के लिए वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करते हैं। सो क्या लिखते हैं, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, सो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डिस्कस करते हैं। दैट इज द डेल डॉट, है ना, इसका मतलब होता है डाइवर्जेंस, डेल डॉट जे वेक्टर प्लस ये होता है डेल रो ओवर डेल टी। रो जो होता है उसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल डॉट जे की। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमको क्या करना है, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन मैं लिखता हूँ, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है, उस इक्वेशन नंबर 4 को मैं लिखता हूँ डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, कर्ल। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों के साथ में डेल डॉट का मल्टीप्लाई कर, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, डेल डॉट की वैल्यू चाहिए। तो क्या करता हूँ, दोनों तरफ डेल डॉट ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या किया मैंने, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले लिया। इसका मतलब क्या किया, ऑन टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, हमने क्या किया, डाइवर्जेंस ले लिया, ऑन टेकिंग डाइवर्जन, ऑन टेकिंग डाइवर्जन बोथ साइड। डाइवर्जन लेने का मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, उसको डेल डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्जन। तो कर्ल का डाइवर्जन जो होता है दैट इज इक्वल टू जीरो। किसके इक्वल हो जाएगा, द डाइवर्जन ऑफ कर्ल इज जीरो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, द डाइवर्जन ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो। ये जीरो के इक्वल हो जाता है। तो किसी कर्ल का आपने डाइवर्जन लिया तो वो जीरो के इक्वल हो गया। मतलब क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर। डेल डॉट जे वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास में जीरो। सो अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। सो ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जीरो प्लस डेल रो अपॉन टी, रो दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और वो डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब रो कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, रो मतलब क्या, चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, हम तो कहते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट ना, the varying electric field is responsible for displacement current, but there is no varying electric field. So this is valid for only and only steady current. So this is only and this is valid for steady current, so not for displacement current. We need to correct it. हमको क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अब हम इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो जो एम्पियर लॉ है जिससे हम इसको फाइंड करते हैं, उस एम्पियर लॉ में हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। तो एम्पियर लॉ में करेक्शन का मतलब क्या हो गया, तो जनरली हम सीधा सा ये देखते हैं कि जे टोटल अगर हमको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे नॉर्मली जो स्टडी करंट के लिए है
और जे जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, दोनों को आपको लेना पड़ेगा। तो इसको हम स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं। सो इस इक्वेशन को मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6। सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं जनरली, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 से बात करते हैं। ओके, या फिर इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ पे सरफेस में, इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, सो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो जो ए इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। ए इक्वेशन क्या है? ए इक्वेशन है कर्ल ऑफ बी वेक्टर ds एंड म्यू जे ds हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे कि ये हो जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर, मतलब हम उसको जब कन्वर्ट करते हैं कर्ल का यूज करते हुए, और वो होता है म्यू, और ये जे, और ये आता है ds वेक्टर। अब हम यहाँ पे जो j लेंगे ना, ये j ओनली एंड ओनली स्टडी करंट के लिए था, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट के j को भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो अब ये एम्पियर लॉ जो है करेक्ट होगा। अब कैसे करेक्ट होगा? दैट इम्प्लाइज, ये हो जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर ds वेक्टर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ds वेक्टर हो गया ना, चलो अब हम जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जो इंटीग्रेशन है उसको कांस्टेंट, उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर माइनस म्यू हो जाएगा जेल, ये हो जाएगा जे प्लस जे डी, और ये आ जाएगा ds वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब वापस हम कहेंगे कि ds जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, इट मीन्स क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा जे प्लस ये हो जाएगा जे डी। आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, जनरली हम वेक्टर नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लास्ट में जब हम आंसर जब लिखते हैं उसमें वेक्टर लगाना जरूरी होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जे डी क्या होता है, हमने जे डी के लिए फॉर्मूला फाइंड किया है ना। एक्चुअली जो करंट डेंसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए एप्साइलन ई वेक्टर बाई डी टी। और जनरली जे डी जो होता है उसका मतलब क्या होता है, आई डी ओवर ए, मतलब इसमें ए का डिवाइड कर देंगे, मतलब ये ए हट जाएगा, तो जे डी का जो वैल्यू आएगा दैट इज द बी वेक्टर म्यू हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा जे प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इसकी वैल्यू जब लिखेंगे यहाँ पे तो जनरली ये आ जाएगा आपके पास में एप्साइलन डेल ई वेक्टर ओवर ये हो जाएगा डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ए का इसमें डिवाइड करते हैं, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है वो पर यूनिट एरिया में जो उसकी करंट फ्लो होती है उसके इक्वल होता है। और अब हम इस म्यू को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा डेल क्रॉस, हम जानते हैं वी नो दैट दी एच बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू एच वेक्टर, दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, सो दैट मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू बी वेक्टर ओवर म्यू हो जाएगा। सो ये म्यू जब नीचे आएगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, जनरली यहाँ पे एच वेक्टर लिख देंगे, और ये आ जाएगा जे जो कि कंडक्टेंस करंट के लिए है, या फिर जिसको हम स्टडी करंट भी कहते हैं, और ये किसके लिए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हो जाएगा। सो दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये इसका मीनिंग होता है। सो ये जो इक्वेशन होती है इसको हम कहते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। अब हमने तो कह दिया कि मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन है, तो हम चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट को भी फॉलो करता है ना। हमने कह दिया कि ये जो है वो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, हम जैसे उसको चेक किया था पॉइंटिंग, सॉरी, यहाँ पे चेक किया था इसको, जो ये इक्वेशन होते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, इससे तो हम वी हैव टू चेक दिस बाय द कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको भी हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम इसको वापस चेक करेंगे, तो कैसे चेक करना है, चलो ये तो हो गया एप्सिलॉन आ रहा है इसलिए ये किसके लिए हो गया, मीडियम के लिए हो गया। तो जनरली एक बार हम क्या करते हैं, इसको वैक्यूम के लिए भी लिख देते हैं। सो फॉर दी वैक्यूम, फॉर वैक्यूम हम यहाँ पे लिखते हैं। सो वैक्यूम क्या हो जाएगा, वैक्यूम के लिए हम इसको लिखेंगे। सो वैक्यूम के लिए आपको क्या करना है, एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जो हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस बी वेक्टर, ओके इसको लिख रहे हैं डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट, ओके म्यू की जगह म्यू नॉट आ जाएगा, म्यू की जगह पे म्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पे जे वेक्टर प्लस ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी वेक्टर ओवर ये हो जाएगा, ओके ई वेक्टर ओवर डी टी। सिमिलरली आपको अगर एच की फॉर्मेट में लिखना है तो इस म्यू नॉट का यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा एच वेक्टर इज इक्वल टू
जे वेक्टर प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर ओवर ये हो जाएगा डेल टी। तो जनरली इसका मतलब वैक्यूम के लिए ये हो गया। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से कि ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सवेल की ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये स्टेडी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों के लिए वैलिड है या नहीं है। तो वापस हम क्या करेंगे यहाँ पे बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, दैट इज द डेल डॉट जे वेक्टर प्लस ये हो जाता है डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0। सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। सो क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या देता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो हमको क्या करना है, डेल डॉट जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 से क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 8 है प्लस ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई वेक्टर ओवर ये हो जाएगा डेल टी। अब हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस लेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकिंग डाइवर्जेंस, हम क्या करेंगे इसके साथ में डेल्टा को डॉट में लेंगे। तो जनरली दिस इज नॉट, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है और सॉरी ये इक्वल में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे लिखा लेंगे डाइवर्जेंस लेंगे। तो कर्ल का डाइवर्जेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये वाला पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। और यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर, ओके ये जनरली जे डी होता है, ओके ये जे वेक्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा जे डी। ये पूरा जो होता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का डेंसिटी। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, है ना, डेल जे डी जो होता है किसके इक्वल हो जाता है, माइनस डेल ऑफ जे के इक्वल हो जाता है। बट यहाँ पे हमको रिक्वायर क्या है, जे डेल जे की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले की वैल्यू को ऐसे लिखेंगे, हमको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है तो इस माइनस को इधर लिख देंगे और इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। So put into equation number 9, okay, put in equation number 9। so equation 9 में जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट करने पे हमको मिल रहा है माइनस ऑफ डेल जे डी, दैट इज द वेक्टर। आप अगर लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जनरली डेरिवेशन के लास्ट में वेक्टर लगाना चाहिए, पर बीच में अगर कहीं छूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। सो ये हो जाता है जे डी इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, प्लस आएगा और ये हो जाएगा रो, ओके दिस इज द रो ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे ये जीरो के इक्वल है तो ये दोनों मिलके जीरो के इक्वल हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सीधा सा क्या मतलब, वहां पे रो कांस्टेंट हो रहा था तो इसलिए वो स्टडी करंट के लिए था। अब यहाँ पे रो कांस्टेंट नहीं है, देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे समझते हैं कि रो जो होता है वो क्या होता है। जनरली हम बात करते हैं रो के बारे में। सो रो दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ डी वेक्टर। बताना चाहूंगा कि डी वेक्टर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं या फिर एप्सिलॉन मीडियम के लिए ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द ई वेक्टर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम कहते हैं उसको डी वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो यानी कि मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन नंबर 1। तो मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा प्रूफ करते हैं कि डेल जी डी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल बाई डेल टी, और ये हो जाता है यहाँ पे ये वाले जो वैल्यू होते हैं ना, रो डे एक्चुअली रो बाई डेल टी होता है ना, तो इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, रो की जगह पे हम यहाँ पे डेल डी वेक्टर को पुट कर देते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू पुट करना है। सो यार इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब क्या हो गया, डेल को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से ये जे डी जो है वो इसको कॉमन ले लेता हूँ, रो बाई डेल टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल डी बाई डेल टी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस ऑफ डेल डी बाई डेल पुट करने पे जीरो के इक्वल हो जाएगा ना, रो जो होता है वो डेल डी डी वेक्टर के इक्वल होता है। तो जनरली ये वाला ही आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये जनरली हमें यहाँ पे पुट, ये तो रिलेशंस हो गया ना इसके, ये पुट करने पे डेल बाहर आ जाएगा कॉमन, और डी वेक्टर को आप वेक्टर लिखना चाहते तो वेक्टर लिख सकते हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि डेल जो जनरली ये जो डेल है ना इसको ऐसे लिखना, दिस इज नॉट डेल, इस डेल को ये लिखना। अब क्या करना, ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है ना,
सॉरी, हाँ ये जीरो के इक्वल हो सकता है, ये डेल जो है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होता। डेल दैट इज द डाइवर्जेंस, सॉरी दिस इज द ऑपरेटर, ऑपरेटर कभी जीरो नहीं होता। तो जीरो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि कहने का मीनिंग अपने यहाँ से समझ में आ जाता है कि रो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। तो जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ स्टडी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। सो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज वैलिड for both steady and displacement current। ओके, सो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों के लिए के करंट है। तो एक्चुअली इसको अलग पार्ट में डिस्कस करने का मेरा एम जो था वो यही था कि यहाँ पे जो एम्पियर लॉ का जो करेक्शन होता है ना, कि हाँ रो कांस्टेंट हो जाता है तो वो स्टडी करंट के लिए ही वैलिड होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट मैक्सवेल इक्वेशंस का एम या मोटो अगर हम कहें तो वो यही होता है कि ऑल आर इक्वेशन रिलेटेड है ना, किसके रेफरेंस में, हम डिस्प्लेसमेंट करंट के रेफरेंस में सारी फंडामेंटल इक्वेशंस का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, जिसमें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एम एस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एम एस मैथ्स।